अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का 4th एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फयाज। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चलते हैं एपिसोड की जानिब। मरियम इस वक्त अपने ऑफिस में किसी फाइल पर काम कर रही थी। वो मुकम्मल तवज्जो से काम में मसरूफ़ थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। मैम, आपसे मिलने कोई आया है। कौन? मैम, 2 लड़कियां हैं, दानिन और दलान नाम बता रही हैं। दानिन और दलान? मरियम ने तजस्सुस से उनका नाम दोहराया। जी मैम। अच्छा, हाँ, भेजो उन्हें। उसकी बात सुनते ही एम्प्लॉय ऑफिस से बाहर निकली। थोड़ी देर के बाद दलान और दानिन ऑफिस रूम में दाखिल हुई। मरियम अपनी जगह से खड़ी होती हुई उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? खैरियत से आना हुआ? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। खड़े क्यों हो, बैठो ना। मरियम उनको लेकर सोफे की सिमत बढ़ी। वो दोनों डबल सोफे पर बैठी तो मरियम उनके सामने सिंगल सोफे पर बरासमान हुई। वो दरअसल पते की बात करो। देखे भाई, आज सुल्तान हवेली में इन सब लड़कों ने बैचलर्स पार्टी रखी है। अब देखें, ये लोग एंजॉय करेंगे और हम उनकी शक्लें देखेंगे। हमें भी तो कुछ करना चाहिए नहीं? दानिन को चुप कराते दालान फर बोली कि बेसाख्ता मरियम की हंसी छूटी। बस इतनी सी बात? मरियम हंसी को ब्रेक लगाते हुए बोली, ये इतनी सी बात तो नहीं है। खैर, इंतजाम करने में टाइम लगता है। दालान उदासी से बोली, कोई टाइम नहीं लगता। चलो शाबाश, घर वापस जाओ और तैयारी करो तुम दोनों। जमरत और अफनान को लेकर आ जाना शाम को, हम एंजॉय करेंगे। मरियम खुशी से बोली, सच्ची? दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ हाँ सच्ची। चलो अब वक्त बर्बाद ना करो, घर जाओ और तैयारी करो। हाँ हाँ चलो। वो दोनों अपनी जगह से खड़ी होती जाने के लिए मुड़ी। मरियम से मिलते वो काराबे मेंशन को रवाना हुई। मरियम भी उनके जाने के कुछ देर बाद सुल्तान हवेली के लिए रवाना हुई। अब दोनों को आस दिलाई थी तो पूरी तो करनी थी ना। जिंदगी भी मौसम की तरह होती है, कभी एक सी नहीं रहती। कभी गर्म तो कभी सर्द, कभी बहार तो कभी खज़ां। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान खुद बदल जाता है। तो फिर किस बात का घमंड है इसको? ए बशर, बता तू, किस बात का, आखिर किस बात का घमंड है? कुछ भी तो नहीं है तू। मैं अशरफ हूँ, अजीम हूँ। क्या नफ़ा हुआ अशरफ होने का? जिंदगी, दुनिया और फिर मौत खसारा ही खसारा है। ये जिंदगी खसारा है, महज खसारा है। और दुनिया क्या है? मोहब्बत और मौत, मोहब्बत और जिंदगी, सज़ा और जुर्म। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत, हाँ मोहब्बत। तश्त सख्त और तस्त शक्न क्या है? मोहब्बत। शाम ढलती खूबसूरत मंजर पेश करती, देखने वालों को मबहूत करती। ढलती जा रही थी। यह खूबसूरती भी बस कुछ ही देर की मोहताज थी। ईसा सुबह से पार्टी के इंतजाम देखने में लगा था। मनहूस सारे, सुबह से काम में लगा हुआ हूँ, मजाल है कि कोई मदद ही करवा दे। निकम्मे सारे, सिर्फ खाने जोगे हैं। इसे नखवत से बड़बड़ाया कि सामने से मरियम आती दिखाई दी। उसके पीछे कुछ मुलाजिम थे जिनके हाथ में सजावट का सामान था। वह ईसा के पास आकर रुकी। ईसा ने उसके पीछे नजर दौड़ाई तो झटका। क्या सीन है पार्टी का? मरियम ने ईसा से इस्तफसार किया। क्या सीन होना है? सुबह से अकेला ही लगा हुआ हूँ, इंतजाम करने किसी को शर्म नहीं आई कि साथ मदद ही करवा दे। खाने के लिए सारे पहुँच जाएंगे, ईसा ने दुहाई दी। हाँ 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 हाँ, मरियम का कहकर बेसाख्ता निकला। हाँ, अब तुम भी हंस लो, ईसा चिढ़कर बोला। अच्छा, खैर ये बताओ, खाने का क्या इंतजाम किया है? मम्मा को बोला है, वो कर लेंगे इंतजाम। तुम क्यों पूछ रही हो? और वो सामान? ईसा ने नासमझी से पूछा। हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे तो हम लड़कियों ने भी प्लान बना लिया ढोलक का, मरियम ने इत्मीनान से बोली। ओह अच्छा, सही है भाई। चलो मैं मामा को बता देता हूँ, तुम लोगों का भी वही जा रहा हूँ वैसे भी। थैंक यू, मरियम बोली। ईसा किचन में चला गया तो मरियम भी मुलाजमों के साथ लाउंज में ही सजावट करवाने लगी, जबकि लड़कों का इंतज़ाम ईसा ने अंदर वाले टीवी लाउंज में किया था। सकीना, जाकर सारी लड़कियों को कहो कि तैयार हो जाएं, रात को ढोलक है। जी बेहतर, सकीना बोली और उन सबको इत्तला करने चली गई, जबकि वो खुद काम में लग गई थी। उसने पहले सोफे को थोड़ा पीछे करवाते जगह बनवाई और बीच में बड़े मेज को उठाते साइड पर सेट करवाया था। फिर एक लाल रंग की चादर को कालीन पर बिछाते उसे सीधा किया। सोफे के आगे कुछ तकिए सेट करवाते एक साइड पर एक खूबसूरत सी ढोलक रखी। अब बाकी फूलों का काम था। वो बाकी सजावट की ताकीद करती अपने कमरे में तैयार होने चली गई। आसमान पर सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। उनकी रोशनी सुल्तान हवेली की छत पर बिखरती खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी।
करावे मेंशन से मुराद और अहमद उनके साथ लड़कियां पहुंच चुकी थे, जबकि बारान और जिहान पहुंचने वाले थे। फरहान भी सुल्तान हवेली पहुंच चुका था। वो उस वक्त ग्रे 3-piece सूट में मौजूद निहायत पुरकशिश लग रहा था और उसकी आंखें इधर उधर बस मरियम को तलाश कर रही थी। ईसा, बलास, हन्नान, हातिम और मूसा भी तैयार होकर नीचे लाउंज में आ चुके थे। बलास और मूसा ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि हातिम ने ब्लू चेक पैंट के साथ वाइट बटन डाउन शर्ट पहनी हुई थी। हन्नान ने भी ब्राउन 2-piece पहना हुआ था, तो एक तरफ ईसा ने ब्लैक शलवार कमीज पहनी हुई थी। मुराद और अहमद दोनों ने कुर्ता शलवार जेबतन किया हुआ था। दूसरी तरफ लड़कियों की तैयारी भी कुछ कम नहीं थी। सब लड़कियों ने पैरों को छूती हुई मुख्तलिफ रंगों की फ्रॉक पहन रखी थी। दलान, दानीन, अफनान, माहिन, जमरत, महापारा और ईशल सब नीचे कालीन पर बैठी खुशगपियों में मगन थे, तो ऊपर सुल्तान हवेली में ख्वातीन सोफों पर बराजमान उन सबको खुशी से देख रही थी। मरियम तैयार होकर न जाने पोर्च में किस काम से गई थी। कुछ ही देर में बारान और जिहान की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। दोनों गाड़ी को खड़ा करते बाहर निकले। सामने ही मरियम मुलाजिम को कोई काम बता रही थी। वो उस वक्त सियारंगी मैक्सी जेबतन किए हुए थी। वो और बारान भी सियारंग की कमीज शलवार में मलबूस थे, बस बारान ने 7 क्रीम रंग की शॉल पहनी हुई थी। वो दोनों बिलाशुबा बहुत हैंडसम लग रहे थे। जिहान की नज़र जैसे ही मरियम पर पड़ी, वो बिदक कर मरियम के पास पहुंचा और बाछें खोलकर उसे देखने लगा। मरियम भी उसे इत्मीनान से देखने लगी। वैसे बड़ी ही चालाक औरत हैं आप, कैसे हमारी नकल की है आपने? जिहान तंज करते हुए बोला। मरियम का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। कुत्ते की तरह मार खाएगा? मरियम जब्त से बोली। हैं? दफा हो अब, यहाँ से सीधा जाकर राइट लेना और लेफ्ट साइड पर देखना भी मत, वरना तुम्हारी आंखें निकालकर उनकी यखनी बनाकर तुम्हें ही पिला दूंगी, समझे? तोबा तोबा, कितनी लंबी जुबान है। वो कानों को हाथ लगाता मुंह में बड़बड़ाता अंदर की तरफ बढ़ गया। वरना क्या भरोसा मरियम का कि वो ऐसा ही कर भी दे, क्योंकि वो तो मरियम थी। उन दोनों की तकरार खत्म हुई तो बारान मरियम की तरफ बढ़ा। मरियम की पीठ थी उसकी तरफ, उसके लंबे घने बाल किसी आबशार की तरह उसके कमर पर बिखरे थे। बारान उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया, जो अंदर की तरफ देख रही थी। हेलो मधुमक्खी, बारान उसके कान के करीब जाकर बोला कि बेसाख्ता मरियम अपनी जगह से उछलते हुए मुड़ी। हाँ 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 हाँ, बारान की हंसी छूटी। तुम तो डरपोक निकली यार। बारान ने उसका मजाक उड़ाया, जो अभी तक अपनी धड़कन को काबू करने में लगी हुई थी। मरियम ने रखकर एक थप्पड़ उसके शाने पर रसीद किया। बेहुदा इंसान। बारान ने अपना शाना सहलाते हुए उसे देखा और वो नजरें हटाना भूल गया। उसने पहली मर्तबा मरियम को यूं बनाव सिंगार में देखा था और ठीक ठाक किस्म का देखा था। मरियम ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आया। क्या देख रहे हो? मरियम ने पूछा। देख रहा हूँ कि चुड़ैल कैसी दिखती है। बारान दोबारा से अपने टोन में वापस आते हुए बोला। जाकर अपनी माँ को देख लो। मरियम ने कहते हुए साथ ही जुबान दांतों तले दबाई और बारान की तरफ देखा, जिसने शायद सुना ही नहीं था। क्या कहा? बारान मुतवज्जा होते हुए बोला। कुछ भी तो नहीं। मरियम ने सुख का सांस लिया। वैसे काफी अच्छा फैसला किया है तुमने मुझसे शादी करने का। बारान ने कॉलर झाड़े। हाँ ना, जहाँ मैंने किसी और गधे से शादी करनी थी वहाँ तुमसे ही। हाँ ये भी। बारान कहते कहते रुका और अचंभे से मरियम को देखा, जिसके चेहरे पर शरारत वाज़ेह थी। मरियम की हंसी छुटी। वो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? बारान चढ़कर बोला। हाँ आ रही है, और हंसूंगी भी, समझे बीस्ट? मरियम बोली और बारान के पास से गुजरते हुए उसने अपनी दाएं आंख दबाई। बारान के गले की हड्डी उभरी और सांस अंदर ही कहीं अटक गया। ये पागल है कि मैं? उसने खुद से सवाल किया। जाहिर है कि तुम। मरियम ने बारान के कान के पास बोलते उसकी आंखों में देखते अब की बार बाई आंख दबाई। उसकी यह हरकत देखते बारान को 400 वोल्ट का झटका लगा था। थर की औरत। उसने उसे नया लक़ब दिया था और मुस्कुराते हुए अंदर की जानी बढ़ गया, जिस तरफ से मरियम अभी अंदर गई थी। ढोलकी के बाद सब लोग खाने की मेज़ पर खाने से इंसाफ कर रहे थे। खाने की मेज़ पर सुल्तान हवेली के तमाम लोग और कारावे मेंशन के बस जवान नस्ल मौजूद थी। फरहान हन्नान के साथ ही बैठा था, जबकि उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बारान बैठा था, जिसे वो मुकम्मल तवज्जो से देख रहा था। दूसरी तरफ बारान बार बार चोर नज़रों से मरियम को देख रहा था, जिसे फरहान ने बाखूबी नोट किया था। परसों निकाह का फंक्शन है, बहू इंतजामात कैसे चल रहे हैं? अब्बा हुजूर बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा हुजूर, इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हैं। आयशा सुल्तान बोली। और बच्चों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है?
جی ابا हुजूर, कल मैं और हम ना जाएंगे शॉपिंग के लिए. फातिमा और रब्बाब भी हमारे साथ जाएंगी, इंशाल्लाह हो जाएगा. आसिया सुल्तान ने बताया तो वो मुतमईन हो गए. बच्चों को साथ ले जाते ना, अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेते. अब्बा हुजूर ने तजवीज़ पेश की. जी अब्बा हुजूर, अभी सिर्फ निकाह की शॉपिंग करेंगे, हम खुद बाकी शादी की तैयारियां यही करेंगे अपनी मर्जी से. हमना सुल्तान बोली. चलो जैसे तुम खातिन को मुनासिब लगे. फरहान, अब्बा हुजूर ने उसे पुकारा. जी, तुम शादी में आ रहे हो ना? जी जी बिल्कुल अब्बा हुजूर, मैं तो आऊँगा ही. फरहान मिश्राई अंदाज में बोला. सब लोग खाने से तकरीबन फारिग हुए तो मुलाजमा मीठा ले आई. सकीना, रबाब सुल्तान ने मुलाजमा को मुखातिब किया. जी बीबी जी, शाजिया नज़र नहीं आ रही आज. रुदाब सुल्तान ने पूछा. सब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए. बीबी जी, दरअसल वो सफाई करते वक्त उसके बालों पर तेज़ाब गिर गया था, हॉस्पिटल में है जी. ओहो, अल्लाह शिफा दे. अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना. जी बीबी जी, मुलाजमा कहती जा चुकी थी, जबकि मरियम के कानों में अभी तक उसके अल्फाज गूंज रहे थे. उसके बालों पर तेज़ाब गिर गया था, तेज़ाब गिर गया था, तेज़ाब, बाल. माजी का अक्स एक बार फिर मंजर फरमा हुआ. उसने बेसाख्ता अपने बालों को छुआ. मरियम, मरियम क्या हुआ बेटा? आयशा सुल्तान ने उसे कहा जो खोई हुई हालत में थी. मेरे बाल. वो दीवाना वार अपने बालों को पकड़ने लगी. सब लोग एकदम परेशान हो गए और अपनी जगह से खड़े हो गए. हातिम भागकर उसके पास पहुंचा. हातिम के हाथ लगाने की देर थी कि उसने चीखना शुरू कर दिया. नहीं नहीं, दूर 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 रहो, दूर रहो, मेरे बालों को कुछ मत करना. वो दीवाना वार बोले जा रही थी. बोलते बोलते वो ज़मीन पर जा बैठी. उसका सांस उखड़ने लगा था. बारान साकित नज़रों से उसे देख रहा था. फरहान जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा. उसने मरियम को शानों से थामते हुए अपने सामने किया. मरियम, मरियम, उसने तकरीबन उसे झंझोड़ते हुए कहा. कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो. फरहान उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोला. मरियम ने उसकी आंखों में देखा. उसका सांस उखड़ने लगा. वो मेरे बाल, मेरे बाल मुझे मार देगा. वो फिर चीख चीख कर बोली कि मैं साख्ता. फरहान ने उसे अपने सीने से लगाया. उसकी ये हरकत देखते बारान और हातिम समेत सबने सिवाय बड़ों के उसे अजीब नज़रों से देखा. हातिम ने आगे बढ़ते मरियम को फरहान से अलग करते फरहान को धक्का दिया. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हातिम फरहान पर धाड़ा था. छोड़ो उसे, वो कोई खिलौना नहीं है, उसकी हालत देखो. बारान ने आगे बढ़ते मरियम को हातिम से लेते हुए अपनी तरफ किया. मरियम मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ. बारान उसे रिलैक्स कर रहा था, जबकि हातिम अभी तक फरहान को खूंखार नज़रों से देख रहा था. इतने में माहिन मरियम का इन्हेलर ले आई थी, जिसे बारान ने पकड़ते उसके मुंह के पास पंप किया. एक दफ़ा, दो दफ़ा. उसका सांस बहाल हुआ तो बारान और बालास ने उसे सहारा देते सोफे पर बिठाया. बारान खड़ा होता उनकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक हातिम फरहान की तरफ बढ़ते उस पर मुक्कों की बरसात करने लगा. मैंने तुझे खबरदार किया था ना कि मेरी बहन से दूर रहे. तूने हाथ भी कैसे लगाया मेरी बहन को? वो पागलों की तरह उसे मार रहा था, जबकि बाकी सब उन्हें छुड़वाने के लगे थे. अचानक फरहान उसका धक्का देते खड़ा हुआ और हातिम के मुंह पर दो मुक्के जड़े. लगाऊंगा हाथ, समझा तू? और तेरी बहन? हाँ, फरहान बोला. अभी वो मजीद बोलता कि आयशा सुल्तान जल्दी से उसके आगे आई. प्लीज़ चुप हो जाओ फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ. आयशा सुल्तान ने उसके सामने हाथ जोड़े. ममा क्या कर रही हैं आप? हातिम ने उन्हें दूर किया. चुप हो जाओ तुम. आयशा सुल्तान हातिम से बोली. क्यों चुप हो जाऊं? कोई भी आकर मेरी बहन को हाथ लगाएगा और मैं चुप रहूंगा. मरियम ने रोना शुरू कर दिया था. उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था. बालाज ने उसे अपने सीने से लगा लिया. बस कर दो तुम दोनों, खुदा का वास्ता है. बालाज बोला. क्यों बस कर दूं? मिनिस्टर साहब, मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता. फरहान तंज़े लहजे में बोला. कौन सा हक? हाँ, कौन सा तेरा हक? बता ना. हातिम उसे धक्के देते हुए बोला. बता ना, किस हक से हाथ लगाएगा तू? हातिम फिर बोला. फरहान ने एक नज़र अब्बा हुजूर को देखा, जो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे. क्यों खामोश रहूं मैं? फरहान आगे बढ़ते हुए मरियम की तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़ते अपने सामने किया. जानता हूँ मैं, सब पता है मुझे. तुम कुछ नहीं भूले, सब याद है तुम्हें. सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए तुम ड्रामे करती हो. वो उसे झंझोड़ते हुए कह रहा था, जो मुसलसल रो रही थी. बारान ने आगे बढ़ते उसे छुड़ाया और अपने पीछे किया. एक बार और हाथ लगाया तो जान ले लूँगा. बारान ने उंगली उठाते उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहा. मैं लगाऊंगा हाथ, बहन है मेरी. फरहान मरियम को अपनी तरफ खींचते हुए बोला. बहन है मेरी. सब लोग उसी लफ्ज़ पर अटक गए. पूरे कमरे में एक सकूत छा गया. आयशा सुल्तान थप से सोफे पर बैठ गई.
जैसे सब खत्म हो चुका हो। क्या बकवास है ये? हातिम मरियम को उससे छुड़ाते हुए बोला। मरियम बेचारी खिलौना बिने कभी इधर जाती तो कभी उधर। बारान साकित हुआ था, उसका दिमाग मौफ हो रहा था। बकवास नहीं, यही हकीकत है, फरहान सिरे से बोला। तुम बकवास कर रहे हो, मरियम मेरी बहन है, तुम झूठ बोल रहे हो। हातिम उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला। शेरोज साहब जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें दूर किया। छोड़ो उसे, सच कह रहा है वो, शेरोज साहब बोले। सबको एक और धचका लगा। शेरोज नहीं, आयशा सुल्तान ने एहतजाज किया। चुप हो जाओ आयशा, बस बहुत हो गया, जो हकीकत है वो हकीकत है, उसे कोई नहीं बदल सकता। मरियम मेरी सगी औलाद नहीं है, शेरोज साहब रुंधे हुए लहजे में बोले। हातिम ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। आप झूठ बोल रहे हैं, मरियम मेरी बहन है। वो बोलते साथ ही मरियम की तरफ लपका। तुम मेरी बहन हो ना, बताओ सबको तुम मेरी बहन हो। वो उसे झंझोड़ते हुए बोला। चट्टाक। शेरोज साहब ने आगे बढ़ते हुए हातिम के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। अब अगर एक लफ्ज़ बोला तुमने तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। हातिम ने गाल पर हाथ रखते हुए बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देखा और बाजू से आंखें रगड़ते हुए वहाँ से निकलता चला गया। बालाज उसके पीछे बढ़ा। अगर कोई मेरे पीछे आया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। हातिम ने मुड़ते बालाज को वार्निंग दी और हवेली से निकल गया। फरहान ने आगे बढ़ते मरियम को गले से लगाया। इतने सालों की हसरत और महरूमी थी जो आज पूरी हुई थी। हसरतें और महरूमियाँ इंसान को अंदर से खोखला करके छोड़ती हैं। शेरोज साहब ने आगे बढ़ते मरियम को फरहान से लेते गले से लगा लिया। तुम बेशक मेरी सगी औलाद नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें सगी औलाद से भी बढ़कर चाहा है। शेरोज साहब उसे गले लगाते हुए बोले तो मरियम पे साख्ता फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती हूँ बाबा, मरियम रोते हुए बोली। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? नहीं बाबा, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूली मैं, कुछ नहीं भूली, मरियम रोते हुए बोली। आयशा सुल्तान फरहान की तरफ बढ़ी और उसे गले लगाया। फरहान का सब्र टूटा था और उसकी आंखों से गर्म सियाल बहल निकला। फरहान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मरियम को हमसे दूर मत करना। फरहान ने उनके हाथ पकड़े। मैंने भी आप लोगों के सामने ऐसे ही हाथ जोड़े थे कि मेरी बहन को मुझसे दूर ना करना, लेकिन आप लोग उस वक्त जालिम बने रहे। मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं आप लोगों की तरह जालिम नहीं हूँ। फरहान बोला। सब लोग बारी बारी सोफे पर बैठ चुके थे। अभी तक सब सौग थे। तल्ख हकीकतों को कबूल करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। बारान एकदम खड़ा हुआ था और वहाँ से निकलता चला गया। मुराद और जिहान उसके पीछे गए, जबकि अहमद अब्बा हुजूर की तरफ बढ़ा। हम अब चलते हैं अब्बा हुजूर, आप परेशान ना होना, अल्लाह बेहतर ही करेगा। अहमद उनको तसल्ली देता लड़कियों को लेता बाहर निकला था, जबकि मरियम को फरहान ने अपने सीने में भींचा हुआ था। रात का अंधेरा आसमान से छट चुका था, मगर ये अंधेरा कभी कभी अपना असर किसी के दिल व दिमाग पर सब्ज कर जाता है। न चैन से ज़िंदगी गुजारने देता है, न चैन से मौत आने देता है। चैन? हाँ चैन। ज़िंदगी? हाँ ज़िंदगी। मौत? हाँ मौत। और मोहब्बत? मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत बीच से गई कब थी? बीच से? हाँ बीच से। किसके बीच से? ज़िंदगी, चैन और मौत समझ से बाहर है। मोहब्बत ऐसी होती है, समझ से बाहर। पहले ज़िंदगी में आती है, फिर चैन में खलल डालती है, और फिर क्या? चैन के बगैर भी कोई रह सकता है? और जानते हो उसका अंजाम क्या होता है? क्या? मौत। मोहब्बत से काफ़ी बागी होती है। बागी से बागी कैसे होती है? हर मोहब्बत का अंजाम मौत नहीं होता, हर मोहब्बत का अंजाम ज़िंदगी भी नहीं होता। तो फिर मोहब्बत करे ही क्यों? इख्तियार में थोड़ी होती है। मालूम नहीं, मोहब्बत से काफ़ी अनजान हो, शायद खुदा करे अनजान ही रहो। किससे? मोहब्बत से नहीं, बेचैनी से। एक ही बात हुई ना। सुबह सवेरा काराबे मेंशन पर रोशनी का पैगाम लेकर दाखिल हुआ था। कमरे की खिड़की से उजाले चिपके चिपके से दाखिल होते बारान के साथ शरारत करने लगा था, जिसकी रात आंखों में कटी थी। वो बेड पर सीधा लेटा था, आंखें वीरान थी और रात भर जागने से आंखों के पर्दे गहरे हो रहे थे। इतना बड़ा धोखा! तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया मरियम। तुम इसकी कीमत चुकाओगी, यकीनन चुकाओगी। मैं उस फरहान से चिढ़ता रहा, जबकि वो तुम्हारा भाई था, तो ये वो राज था। दरवाजे पर दस्तक ने उसके ख्यालात में खलल डाला तो वो होश की दुनिया में लौटा। आ जाए बारान। रबाब बेगम कमरे में दाखिल होते हुए उसे पुकारने लगी। बारान ने कोई जवाब न दिया। मुझे बताया जिहान ने कि कल रात वहाँ क्या तमाशा हुआ है। जो जैसे हुआ है वो वैसे नहीं होना चाहिए था। वैसे नहीं होना चाहिए था? आप लोगों के इरादे तो
थे कि ऐसा होता ही ना। बारान तलखी से बोला। बारान, तुम मनफी सोच रहे हो। रब्बाब बेगम बोली, मैं गलत नहीं सोच रहा, बल्कि आप लोग गलत कर रहे हैं। बारान का लहजा काटदार हुआ। क्या हो गया है, कैसे बोल रहे हो? आप लोग सारी हकीकत जानते थे, मगर मुझे सबने अनजान रखा। क्यों मामा, आखिर क्यों? बारान दहाड़ा था। हमने कुछ नहीं छुपाया। कल अगर वो तमाशा ना होता तो आज हम खुद तुम्हें सारी हकीकत बता देते। तुम खुद सोचो, निकाह के वक्त अगर तुम्हें ये हकीकत पता चलती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? तो तुम्हें बताना ही था। रब्बाब बेगम ने सफाई पेश की। आई एम सॉरी मामा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। बारान ने उनके समातों पर बप फोड़ा। ठीक है, शादी मत करो, अभी निकाह कर लो। रुखसती माहिन और मरियम की एक साथ हो जाएगी। रब्बाब बेगम बोली, मैं निकाह भी नहीं करूँगा, मुझे वक्त चाहिए। बारान जोर देते हुए बोला, तुम पागल हो चुके हो, कल निकाह है और तुम आज इनकार कर रहे हो। रब्बाब बेगम हैरानगी से बोली, आप जो भी कहें, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। मैं हरगिज़ किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसका किरदार मशकूक हो। बारान जब से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या मशकूक किरदार है उस बच्ची का? उस सब में इसका क्या कसूर है? मोहम्मद कराबे कमरे में दाखिल होते हुए बोले, जो बारान की सारी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा चुके थे। उसका ये कसूर है कि उसने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। बारान आंखें दिखाते हुए बोला, और क्यों बताती वो तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? किस हवाले से बताती तुम्हें? जवाब दो, आप चुप क्यों हो? मोहम्मद साहब गुस्से से बोले, आप लोग जो मर्जी कह लें, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। बारान दहाड़ा। सबसे पहले तो अपनी आवाज़ नीचे करके बात करो। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम नहीं। और ये क्या रट लगाई हुई है कि निकाह नहीं करूँगा, निकाह नहीं करूँगा? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे निकाह नहीं करोगे। जवान हो गए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। निकाह से इनकार करके तो देखो, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मोहम्मद साहब रौब से बोले। बारान ने उन्हें हैरानगी से देखा और नजरें झुकाकर खामोश हो गया। लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। बारान हनूस गर्दन झुकाए बोला, कैसी शर्त? मोहम्मद साहब बोले, अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती तब होगी जब मैं चाहूँगा। बारान ने अपनी शर्त सामने रखी। ठीक है, मगर तुम निकाह करोगे। मोहम्मद साहब उसकी शर्त मानते हुए बोले तो बारान ने महज सर हिलाने पर इत्तफाक किया। सुल्तान हवेली में इस वक्त परेशानी का आलम था। हातिम रात से घर नहीं लौटा था, उसका फ़ोन भी बन जा रहा था। बालास, आयशा सुल्तान ने पुकारा। जी मामा, हातिम का कुछ पता चला? क्या पता चलना है मामा, मुझे पता है वो कहाँ गया है, लेकिन वो धमकी देकर गया था। तुम प्लीज़ उसे जाकर ले आओ, मुझे फिक्र हो रही है। वो अभी गुस्से और गम में है मामा। हम सब जानते हैं कि वो मरियम से किस कदर प्यार करता है, इसके लिए एक बड़ा धचका है। प्लीज़ मेरी खातिर। आयशा सुल्तान ने इल्तिजा की। अच्छा, मैं जाता हूँ। मरियम की तबीयत कैसी है अब? कैसी होनी है, रात भर नहीं सो सकी थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद डर कर उठ जाती थी। आयशा बेगम दुख से बोली। बालास ने कुछ देर उनके चेहरे को देखा, फिर बोला, मम्मा वो डर क्यों रही है? क्या छुपा रही है आप? बालास के पूछने पर आयशा सुल्तान ने नजरें चुराई और खामोश हो गई। मम्मा, क्या हुआ था उसके बालों को? कुछ नहीं हुआ था बालाज, तुम छोड़ो इन सब बातों को, जाओ ना हातिम के पास। आयशा सुल्तान ने बात बदली। बालाज भी खड़ा होता बाहर की जानिब बढ़ा। फरहान उस वक्त अपने ऑफिस रूम में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। सर, मैं कम इन? उसके एम्प्लॉय ने दरवाज़ा खोलते इजाज़त चाहिए। कम इन। सर, आपने बुलाया था? हाँ अजीम, मुझे ये बताओ मिस हीर कैसा काम कर रही हैं? फरहान ने दिलचस्पी से पूछा। सर, वैसे तो अभी उन्हें ज्वाइन किए हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन अब तक उनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी जा रही है। काफ़ी मेहनती लड़की है, एम्प्लॉय बोला। सही, खैर उन्हें मेरे ऑफिस में भेजो। फरहान ने हाथ के इशारे से उन्हें जाने को बोला और हुक्म दिया। लेकिन सर, आज तो वो नहीं आई। खैरियत? पता नहीं सर, इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने अब तक। ठीक है, आप जाएं। फरहान ने उसे जाने को बोला और परेशानी से अपने मोबाइल को देखने लगा। बालाज की गाड़ी एक फार्म हाउस के दाखिली गेट को अबूर करती अंदर दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरा और अपने कदम अंदर की जाने बढ़ाए। वो दाखिली दरवाजे को धकेलते अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम लॉन्ज की जाने बढ़े। लॉन्ज में पहुंचते ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर हातिम उसे कहीं नजर न आया। इतने में मुलाजिम लॉन्ज में दाखिल हुआ। कहाँ है वो? बालाज ने सवाल किया। सर, ऊपर कमरे में रात को बहुत गुस्से में आए थे साहब, बहुत तोड़फोड़ की आवाज़ें आ रही थी, मुलाजिम ने बताया। ठीक है, तुम जाओ। मुलाजिम को इशारा करते वो खुद ऊपर की जानी बढ़ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा धकेलते उसने अंदर झाँका। कमरे की हालत अबतर थी। हर शे टूटी बिखरी नीचे फर्श पर पड़ी थी। वो धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और इधर उधर नजर दौड़ाई। हातिम बेड से टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया था। बालास धीरे से उसके साथ बैठा और उसके माथे पर हाथ रखा।
हातिम को अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख थीं। सारी रात रोने के बाद बुरी तरह सूजन का शिकार थी। सामने बालाज को देखते वो सीधा हुआ। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? बालाज ने धीमे लहजे में कहा। उसके कहने की देर थी कि हातिम अपना सर दोबारा खोता बालाज के गले से लगता रोने लगा। बस कर दो हातिम, हम पर रहम करो, देखो मेरी तरफ देखो। बालाज ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। देखो, बेशक मरियम हमारी सगी बहन नहीं है, लेकिन है तो वो हमारी ही बहन ना। हमारा उससे दिल का रिश्ता है। और फरहान की कौन सा सगी बहन है? बालाज उसे समझाते हुए बोला। क्या मतलब फरहान की सगी बहन नहीं है? हातिम ने हैरत से पूछा। दरअसल फरहान के बाबा की 2 शादियाँ थीं। फरहान उनकी दूसरी बीवी में से है, जबकि मरियम पहली बीवी यानी हमारी फुप्पो में से है, जिनको कभी उन्होंने कोई अहमियत ही नहीं दी। बालाज बोला। चलो शाबाश, घर पर सब परेशान है तुम्हारे लिए। मरियम कहीं नहीं जाएगी। फरहान बुरा नहीं है, तुम खामोखाई उससे इतना लड़े। इस वक्त तो सख्त जहर लग रहा था। हातिम हंकारा भरते हुए बोला। चलो उठो अब, शाबाश, सब इंतजार कर रहे होंगे। बालाज उसे खड़ा करते हुए बोला। बालाज ने पहले उसका मुंह हाथ धुलवाया और फिर वो दोनों हवेली के लिए निकले। फरहान उस वक्त सेंट्रस मॉल में मौजूद शॉपिंग कर रहा था। उसे अपनी प्यारी सी बहन के लिए प्यारा सा तोहफा खरीदना था, जो वो खरीद भी चुका था। अब वो बेमकसद इधर उधर घूमे जा रहा था। सामने उसे मर्दाना कपड़ों का एक ब्रांड दिखा तो उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। अंदर पहुंचते उसने अपने लिए कपड़े देखने शुरू किए। वो थोड़ा आगे गया तो उसे एक जानी पहचानी शक्ल एक रेक के पास खड़ी नजर आई। दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया। ओहो, कमिश्नर साहब। वो मुस्कुराते हुए मुंह में बड़बड़ाया। फरहान उसके पीछे जा खड़ा हुआ। मुराद ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया तो अपना रुख मोड़ा। तुम? मुराद हैरानगी से बोला। हाँ, मैं बस अपने लिए कुछ देख रहा था तो तुम नजर आ गए। फरहान मुस्कुराहट से जाए बोला। तो मुराद भी मुस्कुरा दिया। वो ऐसा ही था, मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देता था। मुराद उसको इतने में बारान उनकी तरफ बढ़ा और फरहान को देखकर छिटका और फिर मतानत से नजरें फेर गया। फरहान की मुस्कुराहट मध्यम हुई। कैसे हो बारान? फरहान ने दिल बड़ा करते पूछा। कैसा होना चाहिए मुझे? बारान तल्खी से बोला। फरहान का दिल डूब कर उभरा। बारान? मुराद ने उसे खामोश करवाना चाहा। ठीक हूँ मैं, बारान अजनबियत से बोला। अच्छी बात है। फरहान ने उसका शाना थपका और बोलते साथ वहाँ से चला गया। मुराद उसके पीछे लपका। उसे शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो शिद्दत से उस बात की तायद कर रहा था कि बारान को उससे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। फरहान? मुराद ने फरहान को पुकारा तो उसके कदम रुके। उसने रुख मोड़ते हुए मुराद को देखा। तुम प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत बनाना, अभी थोड़ा गुस्से में है। मुराद नरमी से गोया हुआ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फरहान ने उसका शाना थपका। कल तक देखना, ठीक हो जाएगा। मुराद ने उसे तसल्ली दी तो वो महज मुस्कुरा दिया। चलो मैं चलता हूँ, फरहान बोला। ठीक है, नंबर है मेरा तुम्हारे पास? हाँ हाँ, हन्नान से मैंने सबके नंबर ले लिए थे, फरहान बोला और वहाँ से चला गया। मुराद वापस अंदर गया तो बारान शॉपिंग बैग उठाए बाहर ही आ रहा था। मुराद उसके सामने खड़ा हुआ। तुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पागल। वो भाई है मरियम का, क्या सोचेगा? मुराद बोला। तो मैं क्या करूं? जो सोचता है सोचे, मुझे परवाह नहीं। बारान लापरवाही से बोला। एक दिन बेटा तेरी ये सारी लापरवाहियां ना निकल जाएंगी और उस दिन तुझे पछतावा होगा। अल्लाह करे तुझे पहले ही हिदायत मिल जाए, मुराद अफसोस से बोला। और बारान खामोशी से चलता गया और वो दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गए। रोकी रोकी, रुक जाओ रोकी। ये दलान थी जो कब से उस छोटे से कुत्ते के पीछे पीछे घूम रही थी, जिसे वो जख्मी हालत में घर लाई थी। क्या शैतानियां कर रहे थे मेरे साथ, गंदे बच्चे? दलान ने उसे टपटा और उठाकर अपनी गोद में बैठाया। जिहान कब से उन दोनों की हरकतें मुलाहिजा फरमा रहा था। आखिर उसकी ज़बान में खुजली शुरू हुई। गंदे बच्चे? दलान बोली। कुत्ते के बच्चे, जिहान बोला। दफा हो तुम यहाँ से नाकारा इंसान। दलान ने बोतल उठाकर उसे मारी, जिसे जिहान ने बर वक्त कैच किया। हाँ हाँ हाँ, तुम बड़े काम की हो ना, जैसे हर कोई जहेज में ज़रूरत का सामान लेकर जाता है और तुम पहली होंगी जो जहेज में कुत्ता लेकर जाएगी। जिहान हंसते हुए बोला। मनहूस जलील आदमी, अपना मुंह बंद रखो और इसका नाम रोकी है, समझे? दलान उस पर चीखी थी। वैसे दलान, एक बात है, इसके साथ रह रहकर तुम्हारी शक्ल उसके जैसी होती जा रही है। जिहान की ज़बान में फिर खुजली हुई। भाई भाई देखें, ये मुझे कब से तंग कर रहा है, दलान ने बारान को बोला, जो सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। बारान ने जिहान की आंखें दिखाई थी, जिसके जवाब में जिहान ने आंख दबाई।
बारान ने उसे 5 उंगलियां दिखाई। जिहान बच्चों की तरह होठ बाहर निकाल कर बैठ गया, जिसे बारान ने सिरे से ही नजरअंदाज किया। बारान के हिसार में ही ढलान ने मुस्कुराते हुए बारान को देखा तो बारान ने भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर लब रखे। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छे करे, बारान ने उसे दुआ दी। इसका तो नसीब अच्छा ही है भाई, नसीब तो उस बेचारे का फूटा है, जिहान ने शरारत से कहा कि बारान ने बेसाख्ता जूता उतारते हुए जिहान की तरफ फेंका, जो उसकी कमर में लगते लगते बचा। उल्लू के पट्टे, तेरी आवाज़ न निकले अब। बारान ने उसे खबरदार किया ही था कि जिहान बारान की तरफ से रुख मोड़ता ठुमके लगाता उसे चिढ़ाने लगा। बारान ने दूसरा जूता उतारते उसकी तरफ फेंका, जिससे एक तरफ होते जिहान बचा। जिहान ने बारान के दोनों जूते समेटते हुए और डोर लगा दी। साले डिजिटल हिजड़े, रुक तू जरा, बताता हूँ मैं तुझे। बेचारा बारान नंगे पैर अपनी बहन को अपने हिसार में लिए खड़ा रहा। सुल्तान हवेली में जहाँ कुछ देर पहले परेशानी का आलम था, अब वहाँ फिर से खुशियाँ चहचहाने लगी थी। हातिम और बलाच कुछ देर पहले ही सुल्तान हवेली पहुंचे थे। आयशा सुल्तान जल्दी से आगे बढ़ते हुए हातिम को गले लगा गई थी। तुम्हें जरा तरस नहीं आता बूढ़े माँ बाप पर? आयशा सुल्तान ने शिकवा किया। मुझे माफ़ कर दे मामा। हातिम ने माफ़ी मांगी। शहरोज साहब भी आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगा गए थे। माँ बाप की मोहब्बत की यही तो खास बात होती है। हातिम आगे बढ़ा, अब्बा हुजूर के गले से लगा तो अब्बा हुजूर ने बेसाख्ता उसका माथा चूमा। चलो अब जाओ, अपनी बहन से मिलो, रात से परेशान है। शहरोज साहब उसकी पीठ थपकते हुए बोले। हातिम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और ऊपर का रुख किया। मरियम के कमरे के दरवाजे के बाहर उसके कदम रुके। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ लरसने लगा। हिम्मत जमा करते उसने दरवाजे पर हाथ रखा और उसे धकेला। सामने ही मरियम परेशानी से चक्कर काट रही थी। जंगली बिल्ली, हातिम ने उसे आवाज़ दी। मरियम उसकी आवाज़ पर झटके से मुड़ी और हैरानगी से उसे देखने लगी। हातिम, मरियम भागकर उसके गले से लगी। हातिम ने जोर से उसे खुद में भींच लिया। मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, हातिम ने खुद में भींचते हुए बोला। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम सबको परेशान कर दिया। मरियम उससे अलग होते हुए बोली। हातिम महज मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान तल्ख थी। मरियम के दिल को कुछ हुआ। हातिम ने आंख उठाकर उसे देखा और कुछ देर उसे यूं ही देखने के बाद उसने फिर नरमी से उसके गले से लगा लिया। तुम सिर्फ मेरी बहन हो, समझी? अगर तुमने उस मनहूस आदमी को भाई बोला तो फिर देखना तुम। मरियम उसकी बात पर बेसाख्ता हंसी। हाँ हाँ, मैं सिर्फ हातिम सुल्तान की बहन हूँ, खुश? मरियम मुस्कुराकर बोली। हातिम ने उसे अपने हिसार में लिया और दोनों नीचे की जानिब बढ़ गए। कारामे मेंशन में इस वक्त हो का आलम था। सारी ख्वातीन इधर उधर भाग दौड़ में लगी हुई थी। कल निकाह का फंक्शन था और लड़कियों के लिए निकाह के जोड़े भिजवाने थे। रबाब बेगम और फातिमा बेगम दोनों ने मुलाजमाओं के साथ मिलकर सारा सामान खूबसूरती से पैक किया था। समीना, जल्दी से जाओ और उन निकम्मों को बुला कर लाओ, फातिमा बेगम ने मुलाजमा को बोला। कुछ ही देर बाद बारान और जिहान नीचे आते दिखाई दिए। उनके बाद अहमद और मुराद भी नीचे आए तो रबाब बेगम बोली, चलो लड़कों, शाबाश, ये सारा सामान उठाओ और शराफत के साथ इसे सुल्तान हवेली पहुंचाओ और मुझे अब कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। रबाब बेगम ने उन्हें हुक्म सादिर किया। क्या यार मम्मा, हम कोई मुलाजिम हैं, उनको आप ये सब सामान मुलाजिमों का हाथ भी तो भिजवा सकती ही थी। जिहान दुहाई देते हुए बोला, इसीलिए तो बुलवाया है तुम्हें जिहान। रबाब बेगम तीखे लहजे में बोली कि बेसाख्ता सब ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी छुपाई, जबकि जिहान का चलता मुंह बंद हो गया। बेचारा जिहान, बेचारा, बिल्कुल भी नहीं। जी मामा, आप बेफिक्र हो जाएं, हम अभी जाकर ये सब दे आते हैं, बारान अपनी माँ को हिसार में लेते हुए बोला। रबाब बेगम ने बेसाख्ता बारान के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। बारान, तुम खुश हो ना? रबाब बेगम ने किसी खर्चे के पेश नज़र पूछा तो बारान ने बेसाख्ता गर्दन अस्बात में हिलाई। अब कौन जानता था कि बारान के दिल में नफरत की आग भड़क उठी थी। नफरत? हाँ नफरत। इंतकाम? हाँ इंतकाम। और अंजाम? इश्क? जरूरी नहीं। नफरत की कोई वजह भी नहीं। ऐसे तो फिर मोहब्बत भी वजह नहीं। मोहब्बत वजह थोड़ी मांगती है। और नफरत बेवजह नहीं होती। अगर हो जाए तो वो नफरत नहीं, हसरत होती है, और हसरतें इंसानों को अंदर से खोखला कर देती हैं। फरहान की गाड़ी सुल्तान हवेली की गेट से अंदर दाखिल हुई। उसने गाड़ी से निकलते अपने कदम अंदर की जाने बढ़ाए। वो लॉन्ज में पहुंचा तो सबकी बेसाख्ता नजर उस पर उठी। अस्सलामु अलैकुम, फरहान ने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने जवाब दिया। फरहान की नज़र सीढ़ियाँ से उतरते
हातिम और मरियम पर पड़ी। उन दोनों ने कदम भी वहीं रोके थे। फरहान ने मोहब्बत और हसरत से मरियम को देखा। हातिम ने उसकी आंखों में झांका तो उसके दिल को कुछ हुआ। मरियम हाथ के हिसार में थी। सबकी नजरें उनको ही देख रही थी कि बेसाख्ता आयशा सुल्तान और शहरों साहब अपनी जगह से खड़े हुए। आयशा सुल्तान फरहान के पास जाते उसे गले से लगा गए। तुम भी मेरे बेटे हो फरहान, आयशा सुल्तान ने मोहब्बत पास लहजे में कहा तो फरहान नम आंखों से मुस्कुरा दिया और मरियम की तरफ देखने लगा। उसकी आंख भी नम थी। शहरोज साहब ने आगे बढ़ते हुए मरियम के शाने पर हाथ रखा और बोले, जाओ बेटा भाई के गले लगो। शहरोज साहब ने उसे प्यार से कहा। मरियम ने बेसाख्ता हातिम को देखा, जिसने नजरों से मुस्बत जवाब दिया। उसे इशारा मिलने की देर थी कि मरियम भागकर फरहान के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। फरहान ने सख्ती से उसे खुद में भींचा। उसकी आंखों से भी गर्म सियाल बह निकला था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रोते रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका था। अपने हाथ को माफ कर दो, फरहान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा तो मरियम ने नफी में सर हिलाया। मैं अपनी एक बहन खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोने की सकत नहीं रखता। वो दोबारा से उसके खुद में भीजते हुए रोने लगा। वहाँ बैठे हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। हातिम ने आगे बढ़ते फरहान को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, हातिम ने माजरत की। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, फरहान ने मोहब्बत से जवाब दिया। उनके बाद बालाज ने आगे बढ़ते हुए फरहान को गले लगा लिया और फिर हन्नान ने। सब लोगों की आंखें नम हुई थी। सब खुशी से उस मंजर को देख रहे थे। वो सब फरहान और मरियम को लेकर सोफों की जानिब बढ़े और उनको बिठाते खुद भी बैठे। अब चाय से लुत्फ अंदोज होने लगे। काराबे मेंशन से वो चारों लड़के सामान लेकर सुल्तान हवेली पहुंचे थे। मगरिब का वक्त हो रहा था। वो लोग गाड़ी से निकले और सामान निकालते मुलाजमीन के हाथ अंदर भिजवाया और फिर खुद अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, उन चारों ने लॉन्च में कदम रखते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने उनके सलाम का जवाब दिया। बारान की नजरें बेसाख्ता मरियम पर पड़ी, जो आयशा सुल्तान के साथ जुड़कर बैठी थी। उसका दिल गुदगुदाने लगा था और फिर उसने अपनी नजरों का जाविया बदला। दूसरी तरफ जहान आंखें पाड़े माहिन को घूर रहा था, जबकि हन्नान का बस न चला था कि उठकर जहान की आंखें उल्टी कर दे। अपारा मुराद को देखते उठकर अंदर चली गई। मुराद ने शिद्दत से महसूस किया था और अहमद, उसमें हिम्मत ही ना थी कि मिसल को एक नज़र देख ले। बालाज और ईसा ने उनको खैर मकदम किया तो वो चारों आगे बढ़ते बारी बारी बड़ों से मिलते सोफों पर बराजमान हो गए थे। फरहान और मुराद की नज़रों का मिलाप हुआ तो दोनों मुस्कुरा दिए। जिहान की हिम्मत को सलाम, जो हन्नान की कछार में बैठा उसी की बहन को नज़रों से निगलने का इरादा रखता था। हन्नान के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो वो जिहान के कान में फनकारा। तमीज़ से, बहन है मेरी। हन्नान दबे दबे गुस्से से बोला। मेरी तो नहीं है ना। जिहान हनूस बेशर्मी से उसे देखते हुए बोला तो हन्नान महज मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। चलो अहमद, फिर चलते हैं। अभी उनको बैठे 5 मिनट भी न हुए थे कि बारान बोल पड़ा। अरे बेटा, ऐसे कैसे, चाय तो पी कर जाओ। रुबाब सुल्तान मोहब्बत से बोली। बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन अभी बहुत काम पड़ा है, बारान ने माजरत की। चलो फिर, ये लड़के भी तुम्हारे साथ ही निकलेंगे, बच्चों के जोड़े भिजवाने थे, रुबाब सुल्तान बोली। अरे आंटी, इनको तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है, हम जा तो रहे हैं ना, हमारे हाथ ही भिजवा दें। जिहान अपनी बेवकूफ़ाना समझदारी का सबूत देते हुए बोला। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आयशा सुल्तान बोली। अरे आंटी, आप किसको अखलाकियात सिखा रही हैं, मुराद ने तंज किया तो जिहान तनफन करता हुआ ये जा वो जा। जिहान के जाते ही वो तीनों भी अलविदाई कलामात कहते वहाँ से चले गए। आयशा सुल्तान और रदाब सुल्तान ने ईसा, मूसा और हातिम को सामान देकर कराबे मेंशन भेजा। वो तीनों लाचार चुपचाप बगैर किसी चूचा के सामान लेकर हवेली से निकले। वो चारों कराबे मेंशन पहुँचे तो उनके पीछे ही ईसा, मूसा और हातिम भी पहुँचे थे। वो चारों गाड़ी से निकले और उनकी गाड़ियों की तरफ बढ़े और सामान निकलवाने में उनकी मदद करने लगे। सामान डिग्गी से निकलवाते, मुलाजमीन के हवाले करते, अंदर भिजवाया और खुद भी अंदर की जानिब बढ़े। वो लोग अंदर पहुँचे तो लॉन्च में दादाजी, रुबाब बेगम और दानिन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, उन सब ने सलाम किया। अरे माशाअल्लाह, आओ आओ मेरे बच्चों, दादाजी ने मोहब्बत से जवाब दिया। वो तीनों बारी बारी दादाजी से मिलते सोफे पर बैठे। दानिन अपनी जगह से खड़ी होती जाने के लिए मुड़ी कि उस की खड़ूस नज़रों का मिलाप हुआ। हातिम के दिल में शोर उठा, जबकि दानिन उससे नजरें चुराती अंदर की जानी बढ़ गई। और भाई, क्या हो रहा है आजकल, अब्बा हुजूर ने इस्तफसार किया। बस वही मसरूफ़ ज़िंदगी अब्बा हुजूर, हातिम ने जवाब दिया।
वो लोग इसी खुशगपियों में मसरूफ थे कि अचानक रॉकी ने अपने कदम वहाँ जलवा अफरोज फरमाए और जिहान की गोद में चढ़कर बैठ गया। जिहान ने उसे हकारत से देखा। परे हो मनहूस कुत्ते, जिहान उसे धक्के देते हुए बोला, मगर वो था कि अपनी जगह से टस से मस न हुआ। अरे ये तो वही कुत्ता है, ईसा ने दिल में सोचा। वो अपनी जगह से उठा और जिहान की गोद से रॉकी को उठाते अपने सामने किया कि बेसाख्ता कुत्ता उस पर भौंकने लगा। उस अचानक अवतार पर ईसा के हाथ से वो छूटते फर्श पर गिरा और दोबारा से ईसा पर भौंकने लगा। ईसा डर के मारे जिहान के पीछे छुपा। ओए इसको दूर कर, ईसा बोला तो सब दिलचस्पी से उसे देखने लगे। लानत है ओए तेरा फाइटर होने पर, जिहान उसके कान में फनकारा। चुप कर और इसे दूर कर, ईसा डरते डरते बोला। दलान दलान, रूबा बेगम ने उसे आवाज़ दी। जी ममा, दलान जो किचन में रॉकी के लिए कुछ खाने को बना रही थी, आवाज़ सुनते ही बाहर आई और सामने रॉकी को भौंकते देखकर उसकी तरफ बढ़ी। अरे अरे क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? दलान उसे गोद में उठाते हुए प्यार से पूछने लगी। इतनी इज्जत ना दो इसको, कुत्ता है ये और चीखता नहीं भौंकता है। जिहान की ज़बान में खुजली हुई तो वो बोले बिना नहीं रह सका। दलान ने उसे आंखें दिखाई जबकि ईसा की नज़रें उस पर जमी थी, जिसे बारान ने बखूबी नोट किया। दलान की नज़रें बेसाख्ता उठी और ईसा की नज़रों से मिली। वो जल्दी से नज़रों का जाविया बदलती अंदर की जानी बढ़ गई। उसके बाद वो लोग कुछ देर बैठे रहे और माजरत करते हुए हवेली के लिए निकले। शहर पर रात काबिज हुई। पूरे शहर की रौनक को अपने कब्जे में लेती अंधेरे में रोबा चुकी थी। रात 11 बज रहे थे जिस वक्त फरहान सुल्तान हवेली से अब अपने घर जा रहा था। उसका बहुत दिल था मरियम को अपने साथ लेकर आने का, मगर मरियम ने फिल वक्त के लिए उससे माजरत कर ली थी तो वो चुपचाप वहाँ से निकल आया। तुम्हें भी अब शादी के बारे में सोचना चाहिए फरहान, खैर से शादी के काबिल हो गए हो। फरहान के दिमाग में रुदाब सुल्तान की बात आई तो बेसाख्ता उसके चेहरे को एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने छुआ। वो उसी असना में गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने फ़ोन सामने किया तो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इतनी रात को किसकी कॉल है? फरहान खुद कलामी करते हुए फ़ोन को यस करते कान से लगा गया। हेलो, फरहान बोला। कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ से पूछा गया। कौन? आप? मिस हीर? फरहान ने जानी पहचानी आवाज़ पर दिमाग पर जोर दिया और फ़ौरन उसके दिमाग में हीर क्लिक हुई। सर 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 प्लीज़ सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग। हीर इतना ही बोली थी कि फ़ोन कट गया। हीर हीर, फरहान ने दोबारा नंबर मिलाया मगर फ़ोन बंद हो चुका था। वो पागलों की तरह ड्राइव करता न जाने किस सिमत में जा रहा था। उसने जल्दी से ऑफिस मैनेजमेंट के हेड को फ़ोन किया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हाँ महमूद, जल्दी मेरी बात सुनो, मुझे अभी और इसी वक्त मिस हीर आफंदी का घर का एड्रेस भेजो, जल्दी करो। फरहान ऊंची आवाज़ में मुकाबिल से बोला। जी सर, मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ। दूसरी जानिब से कहा गया। जल्दी, फरहान ने कहते फ़ोन बंद किया और गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई। पीछे से आती गार्ड्स की गाड़ी उसके पास रुकी। सर सब ठीक है ना? उसका खास आदमी गाड़ी से निकला और उससे पूछने लगा। नहीं, मुझे अभी किसी की मदद के लिए जाना है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। फरहान ने उनको ताकीद की तो वो लोग अस्बात में सर हिलाते गाड़ी में सवार हुए। वो तकरीबन 5 गार्ड्स थे। फरहान इतना तो समझ चुका था कि हीर उन्हीं लोगों की वजह से मुसीबत में है जो लोग उस दिन उसके पीछे थे। उसके दिमाग में तेज़ी से काम किया और जल्दी से उसने मोबाइल सामने करते मुराद का नंबर मिलाया और मोबाइल को कान से लगा दिया। मुराद उस वक्त अपने कमरे में आम से हुलिये में मौजूद बेड पर बैठा अपनी ईमेल चेक कर रहा था कि उसके मोबाइल पर फरहान की कॉल आई। हेलो, उसने फ़ोन उठाते कहा। मुराद कहाँ हो तुम इस वक्त? फरहान ने हवास भागते से पूछा। क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत है? मुराद सीधे होते हुए परेशानी से पूछने लगा। एक मसला हो गया है, मैं अभी तुझसे कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं तुझे अभी एक एड्रेस भेजता हूँ, तू जल्दी वहाँ पहुँच। फरहान ने कहते फ़ोन काटा। मुराद जल्दी से अपनी जगह से उठा, मोबाइल, गाड़ी की चाबी और अपने गन उठाते कमरे से बाहर निकला। तकरीबन 5 मिनट के बाद फरहान के मोबाइल पर बीप हुई। उसके मोबाइल पर हीर के घर का एड्रेस भेजा गया था। उसने एक पल की देरी किए बगैर गाड़ी जन से उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ा दी। आधे घंटे का रास्ता उसने 15 मिनट में तय किया था। वो अब मोबाइल में मौजूद एड्रेस के बाहर खड़ा था। वो एक दरमियाने तर्ज का मकान था। फरहान ने देखा तो 2 गाड़ियाँ, जिनमें से एक गाड़ी वहाँ से निकल गई थी जबकि दूसरी अभी भी वहीं खड़ी थी। फरहान आहिस्ते से गाड़ी से निकला और गार्ड्स को इशारा किया तो वो भी बाहर निकले।
वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते घर के अंदर बढ़ने लगे। दाखिली दरवाजे पर एक आदमी पहरा दे रहा था, मगर उसका रुख अंदर की जानिब था। फरहान ने मौका का फ़ायदा उठाते जल्दी से आगे बढ़ते उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखा और उसकी गर्दन के एक खास मकाम पर कोहनी मारी, जिससे वो बेहोश हो गया था। घर के अंदर 4 लोग हाथों में गन्स लिए थे और हीर के सर पर खड़े थे, जो फर्श पर मुस्तफ़ा को खुद में छुपाई बैठी थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था और होठ से खून बह रहा था, जबकि एक शख्स उसके सामने सोफे पर बैठा मुंह में पान रखे चबा रहा था। बहुत होशियार बन रही थी, हाँ? अब तो वो साला बुढ़ा भी मर गया, अब कौन बचाएगा तुझे हमारे सरदार साई से? वो आदमी जहालियत से बोला। आया तुम्हारा सरदार मेरी जूती पर, मैं तो थूकती भी नहीं उस पर। हीर हकारत से बोली। अभी वो शख्स कुछ बोलता कि फरहान वहाँ दाखिल हुआ। हिलना भी मत, फरहान हाथ में गन ताने उन्हें वार्न करते हुए बोला कि बेसाख्ता उन सब की हंसी छुटी। तो ये है तेरा आशिक जिसको फ़ोन मिला रही थी तू? वो आदमी हंसते हुए बोला। वो लोग हंसते हंसते बेखबर हुए और यही तो फरहान चाहता था। अचानक फरहान की गार्ड्स वहाँ दाखिल हुए और उन सब आदमियों के बाजुओं को निशाना लेते हुए फायर किया। फरहान ने जल्दी से आगे बढ़ते हीर को फर्श से उठाते अपने पीछे किया और मुस्तफ़ा को अपनी गोद में उठाया। ये तूने ठीक नहीं किया, वो आदमी दर्द से बोला। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इतने में मुराद अपनी नफरी लेता हुआ वहाँ दाखिल हुआ और वार्न करते हुए बोला। वो लोग अपनी जगह पत्थर हो गए थे। डालो इनको गाड़ी में, SHO। फरहान ने उन आदमियों की तरफ देखते हुए हुक्म सादिर किया। जी सर। SHO कांस्टेबल के साथ उन आदमियों को उठाते बाहर की जानिब ले गया। तुमने गलत इंसान पर हाथ डाला है, वो आदमी जाते जाते मुराद को धमकी देना ना भूला था। अबे हट, मुराद सर को आगे झटका देते हुए बोला। मुराद ने सुख का सांस लिया। मुस्तफ़ा ने अपना मासूम सा चेहरा फरहान की गर्दन से निकालते हुए उसकी आंखों में देखा। अंकल आप आ गए? अंकल आप आ गए? मुस्तफ़ा ने पूछा। हाँ मैं आ गया हूँ, अब आपने डरना नहीं है, फरहान प्यार से कहते हुए उसे मुराद से हवाले कर गया और खुद हीर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो रोने का शुक्र लगाए हुए थी। मिस हीर बस करें, खुदा का शुक्र अदा करें कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, फरहान ने उसे नरमी से समझाया। तो हीर ने अपनी चश्म आंखें उठाकर फरहान की आंखों में देखा और वो उसके सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो दी। फरहान साकित हुआ था। उसके लिए ये एहसास नया था, बिल्कुल नया। मोहब्बत ने दिल पर पहली दस्तक दी थी। फरहान ने उसके गिर्द बाजू हाइल नहीं किए थे, बस उसने खामोशी से उसे रोने दिया। हीर मुस्तफ़ा के साथ लाउंज में बैठी थी, जबकि मुराद और फरहान बाहर खड़े मुशावरत कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। फरहान उसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, खतरा हो सकता है, मुराद सीने पर बाजू हाइल करते हुए बोला। हाँ लेकिन, फरहान बोलते बोलते रुका। देख मैं तुझे भाइयों वाला मशवरा दूँ तो तू फिलहाल इसे सुल्तान हवेली ले जा, मुराद ने मशवरा दिया। नहीं मैं उसे वहाँ नहीं लेकर जा सकता, फरहान ने उसकी बात की नफ़ी की। अच्छा तो फिर कहाँ लेकर जाएगा? अपने घर? किस हैसियत से? मुराद ने एक साथ 3 सवाल कर डाले। फरहान सोच में पड़ गया। देख फरहान मेरी बात सुन, तेरे घर पर कोई औरत नहीं है जो तू बगैर किसी दिक्कत के उसे वहाँ ले जाए। बगैर किसी औरत के तेरा उसे वहाँ रखना मुनासिब नहीं है, वरना तो फिर उसका एक ही हल है, मुराद ने बोलते साथ ही अपनी बात अधूरी छोड़ी। क्या? फरहान ने पूछा। तू निकाह कर ले उससे, मुराद ने अपना नजरिया पेश किया। फरहान ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अनोखी बात कर दी हो। देख फरहान, हर बात पर मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, हालत के मुनासिब से यही फैसला दुरुस्त है, बाकी तेरी अपनी मर्जी। अगर तू हाँ करता है तो मैं निकाह का फौरी इंतज़ाम कर देता हूँ, मुराद बोला। फरहान ने कुछ देर सोच विचार के बाद निकाह की हामी भर ली। अब सबसे बड़ा मरहला हीर से बात करना था। मुराद फौरन ही निकाह हुआ और गवाहों का इंतज़ाम करने लगा, जो इतनी रात को तो मुश्किल ही मालूम हो रहा था, मगर फिर कमिश्नर किस काम का। हीर मुस्तफ़ा को गोद में लिए हुई थी, जबकि मुस्तफ़ा सुकून से उसकी पनाहों में सोया हुआ था। फरहान कदम कदम चलता हीर के पास आया, एक सोफे पर बैठ गया था और गर्दन झुकाए बात करने की सही कर रहा था। हीर, फरहान ने हनूस गर्दन झुकाए कहा। हीर ने अपने मेहरबान को देखा। तुम्हारा यहाँ पर अकेले रहना ठीक नहीं है, फरहान बोला। तो हीर ने नासमझी से उसे देखा। और मैं इतना बेआबरू नहीं हूँ कि तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊँ, फरहान ने बहुत ही तहम्मुल से बात की। सर आप कहना क्या चाहते हैं, हीर बोली। हीर, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हें इज्जत के साथ अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। फरहान ने अपनी बात मुकम्मल की तो हीर ने उसे हैरानगी से देखा। वो अब इतनी भी बच्ची ना थी कि उसकी बात का मतलब ना समझती। सर लेकिन मैं कैसे, हीर उलझन से बोली। हीर, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फरहान ने उसे बावर कराया। हीर ने अपना सर झुका लिया। हीर,
अपने बारे में ना सही, मुस्तफ़ा के बारे में तो सोचो। फरहान ने उसके सामने एक और नुक्ता रखा। हीर ने हनूस सर झुकाए मुस्तफ़ा के माथे को चूमा था और आंखें सबसे मींच ली। तो फिर मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं? फरहान ने पूछा। हीर ने आंखों के इशारे से मुस्बत जवाब दिया तो फरहान महज मुस्कुरा दिया। ठीक है, फिर आप अंदर जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, कुछ ही देर में निकाह होगा। फरहान अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। आप ये निकाह मजबूरी में कर रहे हैं ना? हीर बोली। हाँ, मजबूर तो मैं हूँ, दिल के हाथों। फरहान ये कहते साथ ही बाहर की जाने बढ़ गया। पीछे हीर हैरान व परेशान सी उठती अपने कमरे में बंद हो गई। कुछ ही देर में उनका सादगी के साथ निकाह पढ़ाया गया। निकाह में मुराद के साथ साथ बारान भी मौजूद था। मुराद ने ही फ़ोन करके बारान को बुलवाया था, जिस पर बारान ने उसे काफ़ी लान तान किया, मगर मुराद खामोश रहा। निकाह के बाद फरहान मुराद के गले से लगा और फिर बारान ने बहुत रूखे अंदाज में उसे मुबारकबाद पेश की। उसके बाद बारान वापस चला गया तो मुराद ने भी अब फरहान से इजाज़त चाही। फरहान उनको बाहर तक छोड़कर वापस आया तो हीर गुमसुम सी सोफे पर बैठी थी, जबकि मुस्तफ़ा भी आंखें रगड़ता कमरे से बाहर आ रहा था। फरहान नरमी से हीर के पास जाकर बैठ गया और मुस्तफ़ा को अपने पास बुलाते उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मुस्तफ़ा उसके सीने पर सर रखते दोबारा नींद की आगोश में डूब गया। फरहान ने आहिस्ता से हीर के कंधे पर हाथ रखा। हीर होश की दुनिया में लौटी तो उसने फरहान की तरफ देखा। हीर, तुम अपने ज़रूरी सामान और डॉक्यूमेंट्स पैक कर लो, हमें फिर घर के लिए निकलना है। फरहान ने उसे नरमी से कहा। हम कहाँ जाएंगे? हीर ने सवाल किया। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलोगे? फरहान ने उसे जवाब दिया। नहीं, मैं आपके घर कैसे? आपके घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हीर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। हीर, मेरे घर पर कोई नहीं होता, मैं अकेला रहता हूँ। फरहान ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। हीर खामोश हुई। चलो अब शाबाश, जाके पैक कर लो सामान। फरहान ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा तो वो उठकर अंदर चली गई। पीछे फरहान मुस्तफ़ा के सर में उंगलियां चलाने लगा। वो सोते हुए इस वक्त बहुत मासूम लग रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद हीर एक बैग उठाए बाहर आई। फरहान उसे देखते अपनी जगह से उठा और मुस्तफ़ा को अपने एक कंधे पर डालते हीर की तरफ बढ़ा। ये मुझे दे दो। फरहान ने उससे बैग लिया तो हीर खामोशी से उसके पीछे चल दी। उन्होंने घर को लॉक किया और गाड़ी में बैठे। फरहान ने मुस्तफ़ा को पिछली नशिस्त पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि हीर उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी थी। 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग घर पहुंचे थे। फरहान ने गाड़ी को पोर्च में खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकला। हीर गर्दन झुकाए बैठी थी जब फरहान ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। बाहर आए हीर, फरहान ने नरमी से गोया हुआ। हीर गाड़ी से निकली और ऊपर से नीचे घर को देखने लगी। फरहान ने पीछे साइड का दरवाज़ा खोला, मुस्तफ़ा को नरमी से बाहर निकाला और उसे अपने कंधे पर डालते अंदर की तरफ बढ़ गया। चले हीर उसके पीछे पीछे चल दी। लाउंज में दाखिल होते ही एक मुलाजिम ने आते फरहान को सलाम किया। ये मेरी गाड़ी की चाबी लो और डिग्गी से सामान ले आओ। फरहान ने उसे अपनी गाड़ी की चाबी थमाते हुए बोला। जी साहब जी, मुलाजिम ने बोलते साथ ही बाहर का रुख किया। फरहान उनको लेता ऊपर की जानिब बढ़ा था। मुस्तफ़ा अकेला सो जाएगा ना? फरहान ने हीर से सवाल किया। हीर ने न समझी से सर असबात में हिला दिया। फरहान मुस्तफ़ा को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ और नरमी से उसे बिस्तर पर लिटाते उस पर कंबल दुरुस्त किया। आप मेरे साथ आए हीर? फरहान हीर से मुखातिब हुआ। जी सर, हीर ने जवाब दिया। फरहान अचंभे से पीछे मुड़ा और हीर को देखा। अब तो सर कहना छोड़ दो, फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा तो हीर शर्मिंदगी से सर झुका गई। फरहान उसे लिए अपने कमरे में आया। वो कमरा काफ़ी बड़ा था और खूबसूरती से सेट किया गया था। कमरे में आते ही हीर का दिल ज़ोरों शोरों से धड़कने लगा था। आप रिलैक्स होकर सो जाएं हीर, फरहान ने उसे बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला तो हीर हनूस वहीं जमी रही। फरहान ने कोई हरकत न देखकर मुड़कर उसे देखा तो वो उसका घबराया हुआ चेहरा बखूबी देख सकता था। हीर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर रहें। मैं आप पर इस रिश्ते की कोई धौंस नहीं जमा रहा। मैं जानता हूँ ये सब जिस तरह से जल्दबाजी में हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फरहान उसके गाल पर हाथ रखते हुए नरमी से बोला तो हीर मुतमईन होते हुए बेड पर बैठ गई और फरहान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में बंद हो गया। रात धीरे धीरे अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। सुबह धीरे धीरे अपने असर व रसूख से आसमान पर रोशनियां बिखेरती दाखिल हो रही थी। हल्की खनक हवा दरख्तों की शाखों से सरसराती हुई गुजरती तो पत्ते मध्यम से सरगोशियां करने लगते। परिंदों की चहचहाहट फिजा में एक दिलकश नुमा नगमा बिखेर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें आसमान के दामन से निकलकर धीरे धीरे जमीन को चूम रही थीं। दूर कहीं घास पर शबनम के कतरे मोतियों के मानिंद झिलमिलाते दिखाई दे रहे थे। कराबे मेंशन में इस वक्त सबकी भागदौड़ मची हुई थी। निकाह का फंक्शन हॉल में ही रखा गया था। बारान और अहमद हॉल इंतजामात देखने गए थे।
तो दूसरी तरफ मुराद घर में छोटे मोटे काम निपटाने में लगा हुआ था। एक तरफ जिहान अफनान, दानिन, दलान और जमरत को सैलून से पिक एंड ड्रॉप देता खजल ख्वार हो रहा था। भाई मैं नहीं जाऊंगा इन सबको लेने। जिहान ने हाथ खड़े कर दिए। उल्लू के पट्टे, तेरे से यही उम्मीद थी। मोहम्मद साहब जिहान की इज्जत अफजाई करते हुए बोले। हो मामा, बाबा अपने आप को उल्लू कह रहे हैं। जिहान की जुबान में खुजली हुई तो वो बोला। फिर मोहम्मद साहब के हाथ में खुजली हुई तो उन्होंने रख कर एक थप्पड़ जिहान के सर पर मारा। पता नहीं किस मनहूस की घुट्टी लगी थी तुझे, मोहम्मद साहब बोले। अरे आप ही तो। जिहान के बोलने से पहले ही मोहम्मद साहब का हाथ अपने जूते तक पहुंचा तो जिहान ने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। माहिरीन के मुताबिक जिहान की ज़बान में एक ऐसा सिस्टम फिट है जिसके बदौलत उसकी ज़बान में थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुजली शुरू हो जाती है। सुल्तान हवेली में भी भाग दौड़ कुछ कम न थी। हाशिम और ईसा घर के कामों में लगे हुए थे। बालाज और हन्नान हॉल इंतजाम देखने गए थे, तो दूसरी तरफ यहाँ बेचारा मूसा, माहिन, मिशल और महापारा को सैलून छोड़ने गया था। मरियम और ईशल ने सैलून जाने से मना कर दिया था। बेटा चलो, ईशल की तो समझ आती है, लेकिन तुम्हारा तो निकाह है, तुम तो सैलून से तैयार होती। ये आयशा सुल्तान थी जो मरियम के सैलून जाने का कह रही थी, मगर मरियम ने साफ मना कर दिया था। कोई ज़रूरत नहीं है सैलून जाने की, मैंने कौन सा हैवी मेकअप करवाना है, अच्छी खासी शक्ल का बेड़ा गर्क कर देते हैं वो। मरियम मसरूफ अंदाज में बोली तो आयशा सुल्तान खामोशी से चली गई। मूसा उनको छोड़कर वापस आया तो सीधा ऊपर की जाने बढ़ा, जबकि उसका कमरा नीचे था। ऊपर पहुंचते वो एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसने अंदर नजर दौड़ाई तो ईशल नेल पॉलिश के साथ उलझी हुई थी। वो कदम कदम चलता बगैर आवाज़ पैदा किए उसके सामने जा खड़ा हुआ। ईशल गर्दन नीचे किए अपने पैरों पर नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ थी कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन उठाकर देखा तो मूसा उसके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ा था। ईशल की एकदम चीख निकली, मगर मूसा को देखते नॉर्मल हुई। क्या कर रही हो? मूसा ने अपने एक हाथ से उसकी थोड़ी को ऊंचा करते हुए पूछा, जबकि उसने दूसरा हाथ अपने पीछे छिपाया हुआ था। वो मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, ईशल बोली। चलो छोड़ो इसको, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मूसा उसके हाथ से नेल पॉलिश लेता हुआ बोला। क्या लेकर आए हैं? ईशल खुश होते हुए बोली। लेट मी चेक, मूसा सोचने वाले अंदाज में बोला और आहिस्ता से अपना हाथ सामने किया जिसमें दो खूबसूरत गजरे थे। ये आप मेरे लिए लाए हैं? ईशल बेयकीनी से बोली कि मूसा की खुली हुई बातें सिमटी। नहीं, सकीना के लिए लाया हूँ, मूसा ने मुंह बनाकर कहा कि बेसाख्ता ईशल की हंसी छूटी। मूसा भी उसे हंसते हुए देख रहा था। रुको अभी तो, मूसा उसके खूबसूरत मोती हाथों में गजरे पहनाते हुए बोला और फिर सीधा हुआ। सीधे होते उसने अपने कोट के दाएं जेब से 3 चॉकलेट्स निकाली और ईशल के हाथ पर रखी। फिर बाएं जेब से 5 और चॉकलेट्स निकाली और उसके हाथ पर रखी। ईशल की आंखें फैली। मूसा ने फिर कोट के अंदरूनी दाएं जेब से हाथ डालते हुए 4 और चॉकलेट्स निकाली, उसके हाथ में रखी और ये अमल अंदरूनी बाएं जेब के साथ भी दोहराया गया, जिसमें से उसने 6 चॉकलेट्स निकाली। फिर उसने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए एक मुट्ठी भरी हुई इम्पोर्टेड कैंडीज की निकाली और उसके हाथ में रखी। ईशल के हाथ से कुछ सामान फिसलते उसके गोद में गिर गया था, जबकि वो हैरानगी से अब तक मूसा को ही देख रही थी। ये सब मेरी जाना के लिए, मूसा ने उसके चेहरे के दाएं बाएं हाथ टिकाते हुए प्यार से कहा और उसकी पेशानी पर लब रखे ईशल ने सुकून से आंखें मूंद ली। चलो दिखाओ मुझे कहाँ उलझी हुई थी। मूसा टेबल से नेल पॉलिश उठाते नीचे घुटनों के बल बैठते हुए बोला कि बेसाख्ता ईशल बौखलाई थी क्योंकि मूसा के हाथ में अब उसका पाँव था। मूसा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ईशल ने उसे रोकना चाहा। मेरी जाना के पैर हैं, मेरा पूरा हक है। मूसा उसकी बात सिरे से इग्नोर करते हुए उसका पाँव अपने घुटने पर रख गया। अब वह सुकून से उसके पैरों पर नेल पेंट लगा रहा था। ईशल की आंखें इतनी मोहब्बत पर नम हुई थी। नेल पॉलिश लगाने के बाद मूसा ने नरमी से उसके पैर को फर्श पर रखा और खड़ा हो गया। तुम पूरी की पूरी मेरी हो और तुम्हारे वजूद में तुम्हारे पैर भी शामिल हैं, मूसा कहते के साथ ही उसकी हथेली पर बोसा देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ईशल मूसा की इतनी मोहब्बत देखते हैरान हुई थी। असर का वक्त हो चुका था। असर का वक्त दिन और रात के संगम का लम्हा होता है, जब सूरज अपनी रोशनी मध्यम करने लगता है और फिजा में एक सहर अंगेज सुनहरी चमक फैल जाती है। ये वो घड़ियाँ होती हैं जब ज़मीन पर सुकून की चादर तनी होती है, परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगते हैं और दिलों में एक अनजानी उदासी उतरती है। असर वक्त दुआ, गौर व फिक्र और यादें खुदा के लिए सबसे खूबसूरत लम्हा होता है,
जब इंसान दिन की मसरूफियात से पल भर के लिए निकलकर अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाता है। हॉल मेहमानों से भर चुका था, जिसकी सजावट काफी बड़े पैमाने पर की गई थी। हॉल की छत पर जगह जगह बड़े बड़े फानूस लटके अपनी रोशनियां बिखेरते खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सफ़ेद फूलों से पूरे हॉल को सजाया गया था, तो दूसरी तरफ स्टेज को भी सफ़ेद फूलों से खूबसूरत और नफासत से सजाया गया था और स्टेज के बीच में एक पर्दा हायल किया गया था, जिनके अतराफ में सोफे रखे गए थे। सब लड़के ऑफ वाइट कुर्ता शलवार के साथ वाइट ही प्रिंस कोट पहने हुए किसी सल्तनत के शहजादे मालूम हो रहे थे। बारान आज खुद को फातेह महसूस कर रहा था। क्या नफरत को फतेह करके खुश हुआ जाता है? नहीं तो फिर ये खुशी क्यों? मालूम नहीं। तो फिर ये खुशी नफरत का हसूल है या कुछ और? कुछ और क्या? उन्स? नहीं, शुरुआत किसकी? मोहब्बत की। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। बलाज, हन्नान और फरहान बाकी बड़ों के साथ निकाह ख्वाह के पास खड़े निकाह के मामला देख रहे थे, तो दूसरी तरफ ख्वातीन मेहमानों से मिलती जुलती बातों में मसरूफ थी। बाकी सब लड़के मेहमानों को रिसीव करने में मसरूफ थे। मरियम के अलावा बाकी तमाम दुल्हन ब्राइडल रूम में मौजूद निकाह के जोड़ों में निहायत हसीन लग रही थी। मरियम अभी तक हवेली से ही नहीं आई थी। आयशा, मरियम का पता करो, निकाह की रस्म बस शुरू होने वाली है। भाभी वगैरह बच्चों को लेने चली गई हैं। शहरोज साहब आयशा सुल्तान से कहते दोबारा स्टेज की तरफ बढ़े थे। अरे सुने तो। हाँ, बस सीखना आता है इन मर्दों को, बात नहीं सुनेंगे पूरी। भाई मिला रही हूँ, कब से फ़ोन बंद जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? आयशा सुल्तान चढ़कर खुद कलामी करते हुए बोली। कुछ ही देर में बारी बारी उन सब दुल्हनों को स्टेज पर लाया गया और निकाह की रस्म अदा की गई। पहले हन्नान और जमरत का निकाह पढ़ाया गया और फिर बलाज और अफनान का। सबने उन्हें मुबारकबाद पेश की। मरियम की गैर मौजूदगी की वजह से भी अभी उनके बजाय फिर मुराद और महाबारा का निकाह पढ़ाया गया। आखिरकार मुराद की दिली मुराद पूरी हुई थी। सबने उसे भी गले से लगाते मुबारकबाद की। फिर अहमद और मशल का निकाह पढ़ाया गया। अहमद ने दिलो जान से उसे अपने निकाह में कबूल किया। सबने उन्हें गले से लगाते अच्छी ज़िंदगी की दुआ दी। उनके बाद हातिम और दानिन का निकाह पढ़ाया गया। हातिम का चेहरा सपाट था, जबकि दानिन के चेहरे पर खौफ और नापसंदीदगी की झलक दिखाई देती थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने निकाह में कबूल किया, तो निकाह के बाद सबने उन्हें भी मुबारकबाद के साथ दुआ दी। उसके बाद ईसा और दलान का निकाह पढ़ाया गया। दोनों के चेहरों पर खुशी वाज़ेह थी। अब जिहान और माहिन का निकाह पढ़ाया जाना था, क्योंकि मरियम अभी तक नहीं आई थी। सब अपनी अपनी जगह परेशान थे। फरहान उसे देखने के लिए गया था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आखिर जिहान बोल उठा। वो मोहम्मद साहब के कान के पास खिसका और बोला, बाबा देखें, ये ज़्यादती है। वो मधुमक्खी तो अभी बहुत देर लगाएगी, मेरा निकाह तो पढ़वा देना। जिहान उनके कान में फनकारते हुए बोला, जिहान तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने तुम्हें जूते से मारूं? मोहम्मद साहब जब से बोले तो जिहान ने मुंह बना लिया। भाई अगर बच्ची को अभी देर है तो इन बच्चों का निकाह पढ़वाओ ना, वक्त का ज़िया हो रहा है। आखिर अब्बा हुजूर के मशवरे पर जिहान और माहिन का निकाह पढ़वाया गया। जिहान की बातें अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि माहिन बस खुश थी। जो भी था उसे जिहान बुरा नहीं लगता था। अपने दांत अंदर कर जलील आदमी, वरना मैंने इनको आज तोड़ देना है। मोहम्मद साहब जिहान के कान में फनकारे, जिसके दांत अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या है भाई, अब खुश भी ना हूँ मैं? जिहान शिकवा किया तो मोहम्मद साहब ने उसे आंखें दिखाई। उनकी निकाह के कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक हॉल के तमाम लाइट्स बंद हुई और दाखिली दरवाजे की तरफ एक स्पॉट लाइट मरदूम हुई, जिसके दायरे में मरियम सफ़ेद मैक्सी में बिल्कुल लाइट सा मेकअप किए, बालों का बन बनाए, दुपट्टे को पिनों से सर पर टिकाए, बार बार अपनी पलकों की झालर उठाते झुकाते हुए आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। फरहान उसके अतराफ में उसके साथ चल रहा था, जबकि मरियम नजरें झुकाए छोटे छोटे कदम लेती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। माशाअल्लाह, सबके मुंह से बेसाख्ता निकला। बारान ने आंख उठाकर मरियम को देखा तो वो नजरें फेरना भूल गया। वो लगी इतनी हसीन रही थी। बारान ने आज से पहले उससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। बारान को ऐसा लगता था उसके दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी। उसने गहरा सांस भरते अपने अंदर उमड़ते वाले जज्बात के समंदर को रोका था और अपने निशिस्त पर आ बैठा। सब लोगों की नजरें मरियम पर ही मरकूज थीं, जो फरहान के साथ स्टेज पर आई थी। फरहान ने उसे सोफे पर बिठाया। माशाअल्लाह, आयशा सुल्तान ने उसके माथे पर बोसा दिया। रुबा बेगम भी उसके गले से लग गई। मरियम और बारान को आमने सामने बैठाया गया। बाकियों की तरह उनके बीच भी एक पर्दा हायल किया गया था। निकाह ख्वाह ने निकाह शुरू किया। मरियम सुल्तान वल्द बुरहान शम्स खान, आपका निकाह बारान काराबे वल्द मोहम्मद काराबे के साथ
हक में 7 करोड़ सिक्का राजुल वक्त गवाहों की मौजूदगी में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तो क्या वो अपने हकूक उस शख्स के नाम करने जा रही थी जो उसे नफरत का दावेदार था? हाँ, वो ऐसा करने जा रही थी। बिल्कुल, वो ऐसा करने जा रही थी। कबूल है। उसने तीसरी दफ़ा भी उसे अपने निकाह में कबूल किया। हातिम ने निकाहनामा उसके सामने किया और उसे दस्तखत करने को बोला। मरियम ने पेन उठाया मगर उसके हाथ में लर्जिश थी। फरहान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसे कुछ हौसला हुआ। आखिर उसने निकाहनामे पर दस्तखत करते अपने तमाम तर जुमला हकूक उसके नाम कर दिए। अब वो लोग बारान की तरफ मुतवज्जा थे। बारान कारबे वल्द मोहम्मद कारबे, आपका निकाह मरियम सुल्तान वल्द बुरहान शम्स खान के साथ हक महर 7 करोड़ सिक्का राजुल वक्त गवाहों की मौजूदगी में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, कबूल है। उसने तीसरी बार भी उसे अपने निकाह में कबूल किया। निकाहनामे पर उसके दस्तखत लिए गए और उन दोनों को मियाँ बीवी के ओहदे पर फाइज किया गया और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ की गई। दुआ के बाद सबने बारी बारी उनको मुबारकबाद पेश की। बारान सबसे मुबारकबाद वसूल करता अब पर्दे की जानिब बढ़ा। पर्दे को हटाते उसने अपनी महरम को देखा और एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। मरियम की नज़र झुकी हुई थी। उसने अपने कदम मरियम की जानिब बढ़ाए और उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। बारान ने उसके चेहरे के अतराफ में हाथ जमाए और उसके माथे पर पहला बोसा दिया। मरियम ने अपनी आंखें मूंद ली थी। मुबारक हो तुम्हें मधुमक्खी, वेलकम टू माई हेल, बारान उसके कान में बोला जबकि मरियम का दिल डूब कर उभरा था। बारान उससे दूर हुआ। अब की बार फरहान ने उसे गले से लगाया तो बारान भी खुशी से उसके गले लग गया था। निकाह की रस्म पाया तकमील को पहुंची तो मेहमानों में मेवाजात तकसीम किए गए और खाने की सिलसिला शुरू हुआ। सब जोड़े कैमरामैन के हत्थे चढ़ चुके थे और अपनी अपनी तस्वीर बनवा रहे थे। एक कैमरामैन बारान के पास आया और तस्वीर के लिए कहा, एक जमात मारूंगा मेरे पास आया तो। बारान ने उसे वार्न किया। बेचारा उल्टे कदम वापस मुड़ गया। मैं जरा आती हूँ, घबराहट सी हो रही है। मरियम अपनी जगह से खड़ी होती बाहर की जानिब बढ़ी थी। बारान ने उसे जाते देखा तो कुछ देर बाद वो भी उसके पीछे गया था। मरियम ब्राइडल रूम के साथ बनी एक गैलरी में दाखिल हुई थी और एक खिड़की के पास खड़ी होकर गहरे गहरे सांस भरने लगी थी। उसने अपना सीना मसला मगर उसकी सांस ठीक से बहाल न हुई तो आखिर उसने अपने हाथ में मौजूद इनहेलर को मुंह के साथ लगाते पंप किया तो उसका सांस कुछ बहाल हुआ मगर घबराहट हनूस कायम रही। बारान कब से उसके पीछे खड़ा उसकी एक एक हरकत मुलाहिजा फरमा रहा था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बारान सीने पर हाथ बांधे बोला। मरियम ने उसकी आवाज़ पर मुड़कर देखा। मैं ठीक, वो कहते कहते लड़खड़ाई। बारान ने जल्दी से उसे संभाला। बारान ने उसकी आंखों में देखा तो वो अपने होश में कम ही लग रही थी। बारान ने उसे कमर से थामते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हल्का सा थपका। तुम ठीक हो ना? बारान ने पूछा तो उसने हल्का सा सर हिलाया और होश व हवास से बेगाना होते हुए उसकी कसरती बाजू में झूल गई थी। बारान बौखलाहट का शिकार हुआ। मरियम, मरियम, क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो। बारान उसका गाल थपकते हुए बोले मगर मरियम ने कोई जवाब न दिया था। देती भी कैसे? बारान जल्दी से उसे अपने बाजू में उठाते ब्राइडल रूम में आया और उसे सोफे पर लेटाते हुए उसके हाथ से ज्वेलरी उतारते उसके हथेलियां मसलने लगा। मरियम, आंखें खोलो। बारान मुसलसल यही लफ्ज़ दोहरा रहा था। बारान उसके हाथों को छोड़ता उसके सर को अपने बाजू पर रखते दूसरे हाथ से उसके गाल को थपकने लगा। आखिर मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलना शुरू की। मरियम, मरियम, हाँ, आंखें खोलो। बारान नरमी से बोला। वो सख्त परेशान हुआ था। नफरत का दावेदार बारान। मरियम ने आंखें खोली मगर वो अपने होश में मुकम्मल न थी। बारान जल्दी से उठा और पानी का ग्लास भरते हुए उसके लबों से लगाया। मरियम ने चंद घूंट भरे और बारान के सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। बारान ने फिर से उसका गाल थपकते अब की बार इनहेलर उसके मुंह से लगाया था। 3-4 दफ़ा पंप करने के बाद मरियम का तनफ्फुस कुछ बहाल हुआ था। उसने अपनी नीली आंखें उन सब्ज आंखों में गाड़ी थी। दोनों की नज़रें मिली और आसपास का मंजर धुंधला गया था। वक्त जैसे थम सा गया था और फिर बारान ने अपनी नज़रें झुका ली थी जबकि मरियम की नज़रें हनूज उसी पर टिकी थी। उसने आहिस्ता से अपना सर बारान के सीने पर रखा। बारान ने सबसे आंखें मींची। कुछ पल यूं ही गुजरे कि फिर मरियम बोली, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मरियम के मुंह से ये जुमले अदा हुए थे जो बारान के दिल पर बिजली बनकर गिरे थे। वो साकित हुआ था। उसे मरियम से इस सवाल की तवक्को हरगिज नहीं थी। उसने बमुश्किल थूक निकला। बारान ने उसे कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से उसके पीठ थपकने लगा। क्या था ये? डर, खौफ, मगर किसका? माजी के जख्मों का? माजी?
हाँ, माजी। किसका माजी? मोहब्बत का माजी। हमेशा तारीख दोहराई जाती है, अगर दोहराई गई तो खौफ तो बनता है। खौफजदा होने से क्या होता है? कुछ नहीं, तो फिर फायदा? मोहब्बत में कभी किसी का फायदा हुआ है? नहीं, तो फिर जान गए। क्या? खौफ की वजह? वजह? हाँ, वजह। तल्ख माजी, तल्ख हकीकत। हकीकत? हाँ, हकीकत। किसकी? मोहब्बत की। मोहब्बत की हकीकत क्या? माजी की झलक, एक दर्दनाक चीख, मोहब्बत का इख्तिताम की चीख। काफ़ी देर गुजर चुकी थी, मगर मरियम अब तक आंखें मूंदे बैठी थी। बारान को अब परेशानी होने लगी थी। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बारान उसे बाजुओं से पकड़ते हुए बोला, मेरे मर्ज का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि ये मर्ज ला इलाज है। मरियम उसकी आंखों में देखते हुए बोली। बारान ने गौर से उसकी आंखों में देखा, मगर फौरन ही नजरें फेर ली, वरना वो उस समंदर में डूब जाता। चलो, बारान ने उसे बाजुओं से पकड़ते खड़ा करते हुए बोला। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मरियम ने नरमी से बोली। तो बारान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा रहा, टेक योर टाइम, साथ चलेंगे। बारान ने भी उसी अंदाज में कहा। नफरत करते हो तो फिर इतनी फिक्र क्यों? मरियम तन से हंसते हुए बोली। बारान मरियम के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ठीक कहा तुमने, नफरत करता हूँ तुमसे, और वो भी बेपनाह। आखिरी जुमला उसने मरियम के कान के करीब बोला था। मरियम की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छी बात है, मरियम बाजू सीने पर बांधते हुए बोली। अजीब औरत हो, मैं तुमसे नफरत का इजहार कर रहा हूँ और तुम खुश हो रही हो। बारान हंकारा भरते हुए बोला। हो रही हूँ खुश, कम से कम नफरत तो करते ही हो। मरियम इत्मीनान से बोली। तो तुम नहीं करती नफरत? बारान ने पूछा। करती हूँ ना, और तुमसे ज्यादा, मरियम भी दूबदू बोली। तो बारान ने एक आईब्रो उचकाई। बारान ने एक कदम उसकी तरफ लिया तो बेसाख्ता उसने एक कदम पीछे को लिया। बारान ने एक और कदम उसकी तरफ बढ़ाया। उससे पहले मरियम एक और कदम पीछे लेती, बारान ने उसे बाजू से पकड़ते अपनी जानिब खींचा तो वो बेसाख्ता उसके चौड़े सीने से टकराई। अच्छा, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है नफरत में, बारान ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हाँ, ये कहो कि पहले हारेगा कौन? मरियम भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। बारान के दिल ने बेसाख्ता एक बीट मिस की थी। कुछ देर वो यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर बारान उससे दूर हुआ और एक गहरा सांस भरा। चले? बारान ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। मरियम आगे को कदम बढ़ाते हुए बोली। वो दोनों कमरे से निकलते हॉल की जाने बढ़े। जी, तो यहाँ करते हैं हम इस एपिसोड का एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।